राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, साथ ही बहुत ही नॉलेजेबल भी होने वाला है। आज का वीडियो रिलेटेड है बाइगेमी के एक केस से। इस केस में आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे पता चलेंगे कि आप अगर अपने केस को प्रूव करने के लिए चाहे कोई भी आप सबूत ले आइए और चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसे एलिमेंट्स को प्रूव नहीं किया तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएंगे कि आपके स्पाउस ने दूसरी शादी, आपकी शादी सबसिस्ट रहते हुए कर ली है, चाहे आपको सब कुछ उसके बारे में क्लियर पता हो। तो वो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं, जो आपको जानने बहुत जरूरी है। लेकिन इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट, वो ये कि इस वीडियो का उद्देश्य यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप दूसरी शादी की ओर बढ़ें या बाइगेमी की ओर बढ़ें और अपने स्पाउस के रहते हुए दूसरी शादी करने में लग जाएं। ये केवल और केवल एक लीगल नॉलेज के उद्देश्य से बनाया गया वीडियो है। आपको ये अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि सेक्शन 494 के तहत अगर मैं केस डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ तो फिर मुझे कौन से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, क्या क्या चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी, जिससे कि आप केस को साबित कर सकें। वरना आप कितने भी सबूत ले आए, कितनी भी कोशिश कर लें, आप बाइगेमी को प्रूव नहीं कर पाएंगे और सजा नहीं दिलवा पाएंगे। तो आज का ये केस है रिलेटेड है बाइगेमी से। हम सभी ये जानते हैं कि पति पत्नी में आपस में जब झगड़े शुरू हो जाते हैं, आपस में केसेस चलने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में काफी समय लगा करता है और इसी बीच में पति या पत्नी में से कोई एक चोरी छुप दूसरी शादी कर लेता है, जबकि पहली शादी में भी डाइवोर्स नहीं हुआ है, केसेस चल रहे हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब ये कोई स्पाउस दूसरी शादी कर लेता चोरी छुपे, तो दूसरे स्पाउस को कभी ना कभी तो ये बात पता चलती है, तो वो अपने स्पाउस के अगेंस्ट 494 आईपीसी के तहत बाइगेमी का केस करता है। बाइगेमी का मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपने बिना डिवोर्स हुए पहली शादी में दूसरी शादी कर ली है, तो उसको बाइगेमी का ऑफेंस कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में एक ऐसी बहुत ही एसेंशियल कंडीशंस मैं बताऊंगी जो कि बाइगेमी के केस को प्रूव करने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। अगर पति ने दूसरी शादी की है तो आप उसको सजा नहीं दिलवा पाएंगे, और अगर पत्नी ने दूसरी शादी की है तो पति उसको सजा नहीं दिलवा पाएगा इन एलिमेंट्स को बिना प्रूव किए हुए। तो इन एलिमेंट्स को, इन कंडीशंस को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी इस केस के माध्यम से। कोर्ट ने हमें ये एलिमेंट्स बताए हैं, ये कंडीशंस बताई हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट की जानकारी अच्छी तरीके से हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट और नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। इनकेस अगर आपकी भी कोई लीगल समस्या है या फिर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मेरी लीगल टीम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। तो चलिए जान लेते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। ये केस है राजस्थान हाई कोर्ट का। तो ये केस राजस्थान हाई कोर्ट तक कैसे पहुंचा, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या रीजन था, तो चलिए समझ लेते हैं। तो इस केस में पति पत्नी की शादी होती है। शादी का रिश्ता 8-9 साल तक चलता है और उसके बाद पत्नी पति पर यह आरोप लगाती है कि इस शादी के 8-9 साल बाद उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया, यानी कि ससुराल से निकाल दिया। इसके बाद पत्नी पति के ऊपर सेक्शन 498A और 406 आईपीसी का केस दर्ज करवाती है। पत्नी का यह आरोप था कि उसके साथ उसके ससुराल वालों ने, उसके पति ने क्रूएलिटी की है और उसे घर से निकाल दिया गया है। साथ ही पत्नी का यह आरोप था कि वो अपनी पत्नी को मेंटेन नहीं कर रहा है, इसलिए उसने 125 सीआरपीसी के तहत भी मेंटेनेंस का केस फाइल किया। अब यहाँ पर जब ये मैट्रिमोनियल लिटिगेशन चल रहा था, उसी दौरान पति के द्वारा चुपचाप दूसरी शादी कर ली जाती है, जबकि अभी तक पहली पत्नी से उसका डिवोर्स नहीं हुआ था, लिटिगेशन चल रहा था। ये बात पहली पत्नी को पता चलती है
तो उसने पति के परिवार वालों के खिलाफ और दूसरी जो पत्नी थी उसके परिवार वालों के खिलाफ बाइगेमी का और अबेटमेंट का केस फाइल कर दिया सेक्शन 494 आईपीसी के तहत। अब पति और उसकी जो दूसरी वाइफ थी, पति के परिवार वाले और दूसरी वाइफ के परिवार वालों के ऊपर बाइगेमी का केस चलता है। पत्नी मजिस्ट्रेट के सामने अपनी कंप्लेंट फाइल करती है और जब मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर लेते हैं, उन्हें सफिशिएंट ग्राउंड्स मिल जाते हैं कि प्राइमा फेसी केस बनता है। अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट कोर्ट पत्नी की कंप्लेंट को रजिस्टर करके पति, उसके परिवार वाले, पति की दूसरी पत्नी और उसके परिवार वालों के खिलाफ समन इशू करते हैं, यानी कि इन सभी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के ऑर्डर पास कर देते हैं। इसके बाद मामला ट्रायल में जाता है। ट्रायल में प्रोसिक्यूशन पक्ष यानी कि पहली पत्नी का जो पक्ष था वो अपनी गवाही करवाती है और साथ में 4 विटनेसेस की भी गवाही करवाती है। देखिए, बाइगेमी के केसेस में विटनेसेस की गवाही करवाना बहुत जरूरी होता है और ऐसे में पत्नी ने 4 विटनेसेस की गवाही करवाई, उन विटनेसेस की जिन्होंने की उस दूसरी शादी को अटेंड किया था, यानी कि पति की सेकेंड मैरिज को अटेंड किया था। तरीके से पहली पत्नी ने अपनी गवाहियां करवा कर प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस को क्लोज कर दिया। अब जो भी एक्यूज्ड थे उनकी 313 में स्टेटमेंट ली गई और इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने सभी चीजों को ऑब्जर्व किया, जो भी डॉक्यूमेंट लगाए गए थे, जो भी एविडेंसेस थी, उन सबको ऑब्जर्व किया गया, देखा गया और ट्रायल कोर्ट यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गई कि जो पति है और उसकी जो दूसरी पत्नी है और जितने भी परिवार वाले हैं उनके खिलाफ जो सेक्शन 494 के तहत केस डाला गया है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ हो चुका है। यानी कि यहाँ पर जो गवाह पत्नी ने करवाए थे 4 विटनेसेस, उन्होंने साबित कर दिया है और पति की दूसरी पत्नी और जितने भी एक्यूज्ड पर्सन हैं उन सभी को बाइगेमी के ऑफेंस के लिए दोषी ठहराया जाता है और उनको सेक्शन 494 के तहत सजा दी जाती है और साथ ही 109 यानी 109 के तहत भी सजा दी जाती है। अब यहाँ पर पति और बाकी आरोपियों के द्वारा ट्रायल कोर्ट के इस जजमेंट को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। सेशन कोर्ट ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट थी उसको सेट असाइड कर देती है और यहाँ पर पत्नी को बहुत बड़ा झटका लगता है। पत्नी बहुत परेशान हो जाती है कि एक तरफ तो ट्रायल कोर्ट ने सबको दोषी मान लिया था और उसके बाद जब सेशन कोर्ट में अपील में गए तो इस पूरे फैसले को ही पलट दिया गया और जो कन्विक्शन की जजमेंट थी उसे सेट असाइड कर दिया गया। सेशन कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि पत्नी ने जो एविडेंसेस दिए हैं, जिनकी गवाही करवाई है, जो भी एविडेंसेस हैं उसके, वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं है। अब यहाँ पर पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और शरण लेती है हाई कोर्ट की और सेशन कोर्ट के इस जजमेंट को हाई कोर्ट में चैलेंज करती है और इस तरीके से मामला पहुंचता है राजस्थान हाई कोर्ट में। राजस्थान हाई कोर्ट यहाँ पर बाइगेमी के केस को लेकर कुछ ऐसी एसेंशियल कंडीशंस बताता है कि जब तक ये एसेंशियल कंडीशंस प्रूव नहीं होती है तब तक बाइगेमी का केस प्रूव नहीं होता है। यानी कि ये एसेंशियल कंडीशंस होती हैं तभी बाइगेमी मानी जाएगी, बाइगेमी का ऑफेंस माना जाएगा और सजा होगी। अब इस केस में हम डिस्कस करेंगे कि पति पक्ष के द्वारा हाई कोर्ट में क्या दलील दी गई, जो कि हर पति और हर पत्नी को सेक्शन 494 के तहत बाइगेमी का केस करने के समय पता होने चाहिए। सबसे पहले तो जिस एविडेंस को अप्रिशिएट किया उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, हाई कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया और साथ ही पति ने भी कोर्ट को ये बताया कि पत्नी को 2 लोगों के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। उन दोनों के नाम जगदीश और शंकर लाल थे, लेकिन पत्नी ने जो अपने 4 विटनेसेस कराए हैं उनमें जगदीश और शंकर लाल नहीं है। यानी कि पत्नी ने शंकर लाल और जगदीश को एज अ विटनेस कोर्ट में प्रोड्यूस ही नहीं किया और ऐसे में पति पक्ष का यहाँ पर कहना है कि ये दोनों मटेरियल विटनेसेस हैं और इन दोनों का कोर्ट में न पेश करना, इनकी गवाही न कराना, दूसरी पार्टी को इनका क्रॉस एग्जामिनेशन न करने का मौका देना, ये एक तरह से केस के लिए फैटल है। और बाइगेमी का ये केस, ये भी एक पॉइंट है कि इस तरीके से प्रूव नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर इसके अलावा भी कई पॉइंट्स थे जिन्हें हम अब डिस्कस करेंगे। पति पक्ष का यहाँ पर कहना था कि पत्नी ने जितने भी विटनेसेस करवाए
4 विटनेसेस करवाए, उन चारों के स्टेटमेंट अलग अलग थे, उन सभी में कॉन्ट्रडिक्शन था, इनकंसिस्टेंसी थी। पत्नी ने अपनी कंप्लेंट में ये कहा था कि उसके पति ने जो सेकंड मैरिज की थी वो रामगढ़ में की थी, जबकि यहाँ पर विटनेसेस ने सबने अलग अलग बात कही। एक विटनेस का यहाँ पर कहना था कि जो शादी हुई थी वो गोगामेडी में हुई थी और उसने जीप से ट्रैवल किया था, जबकि PW3 और PW4 का यहाँ पर कहना था कि वो ट्रेन से ट्रैवल करके गए थे और वो भी गोगामेडी ही पहुंचे थे। लेकिन यहाँ पर जान लेने वाली बात यह है कि गोगामेडी और रामगढ़ दोनों अलग अलग प्लेसेस हैं, तो यहाँ पर जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो छोटी मोटी डिस्क्रिपेंसीज नहीं है, बल्कि ये बड़ी डिस्क्रिपेंसीज में आएंगी। इसके अलावा जितने भी विटनेसेस थे उनके द्वारा कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दिया गया या ऐसा नहीं बताया गया कि एज पर लॉ जो भी सेरेमनीज होती हैं, जो भी रीति रिवाज होते हैं वो वहां पर फॉलो किए गए थे शादी में। और ये भी नहीं क्लियर हो पा रहा था कि दूसरी शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ की तरीके से वो दोनों रह भी रहे थे, ऐसा भी कोई सबूत किसी गवाह ने नहीं दिया। ऐसे में हाई कोर्ट का कहना था कि जो ये 4 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे ये सभी में कंट्राडिक्शन था इनकी बातों में, और इससे ये साबित नहीं कर पा रहे हैं और किसी भी तरीके की कोई इंडिपेंडेंस विटनेस या फिर डॉक्यूमेंट्री मटेरियल कोई कोलैबोरेट नहीं कर रहा है इनके विटनेसेस से, इनके गवाही से, और ऐसे में ये सभी अनरिलायबल हैं और इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब हम जानते हैं कि हाई कोर्ट ने ऐसी कौन सी एसेंशियल कंडीशंस, ऐसे कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स बताए जिन्हें बाइगेमी में प्रूव करना जरूरी है और तभी बाइगेमी प्रूव होगी और 494 IPC के तहत सजा हो सकती है। तो यहाँ पहली कंडीशन ये है कि पहली मैरिज सबसिस्ट होनी चाहिए, यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि सेकंड मैरिज, तो यहाँ पर बिना डिवोर्स के पहली मैरिज अभी भी सबसिस्ट कर रही है, इस पर ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दूसरी कंडीशन हाई कोर्ट ने ये बताई कि सेकंड मैरिज होनी चाहिए, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है डिस्कशन के लिए, यानी कि मान लीजिए कि फर्स्ट मैरिज हो चुकी है और बिना डिवोर्स के सेकंड मैरिज कर ली गई है। अब यहाँ पर जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन आती है वो ये है कि जो भी सेकंड मैरिज हुई है, अगर उसके अंदर सारे जितने भी रिक्विजिट सेरेमनीज हैं, जितने भी राइट्स हैं, उनको एज पर्सनल लॉ परफॉर्म किया गया है कि नहीं। अगर वो परफॉर्म नहीं किए गए हैं तो सेकंड मैरिज लीगल नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो रिक्विजिट सेरेमनीज हैं, जो भी राइट्स हैं, वो पर्सनल लॉ के अंदर आते हैं, यानी कि आप जिस धर्म से रिलेटेड हैं, आप जिस सोसाइटी के हैं, जिस धर्म के हैं, उसमें जो रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं, जो भी रिचुअल्स होते हैं, उनको शादी में परफॉर्म किया गया है या नहीं किया गया है। यानी कि यहाँ पर हाई कोर्ट का कहना था कि जो भी रीति रिवाज फर्स्ट मैरिज में फॉलो किए गए थे एज पर्सनल लॉ, तो उसी तरीके से सेम वही रीति रिवाज, वही रिचुअल्स अगर सेकंड मैरिज में फॉलो नहीं किए गए हैं तो फिर वो सेकंड मैरिज नहीं मानी जाएगी, वो वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी और वो इनवैलिड मैरिज होगी। समझ सकते हैं कि हिंदू पर्सनल लॉ के अनुसार सप्तपदी है, अग्नि प्रज्वलित करना, हवन होना, 7 फेरे लेना, मंगल सूत्र पहनाना, कन्यादान और मांग भरना। तो ऐसे बहुत सारी सेरेमनीज होती हैं जो हिंदू मैरिज में फॉलो की जाती हैं, जो कि सदियों से हमारी चली आ रही हैं रिचुअल्स। तो अगर हिंदू मैरिज के हिसाब से ये सारी रिचुअल्स को फॉलो किया गया है एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ पंडित, तो इस विवाह को सेकंड मैरिज माना जाएगा और तब ये सेकंड मैरिज वैलिड मानी जाएगी, जबकि फर्स्ट मैरिज अभी सबसिस्ट कर रही है। तो जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तब सेकंड मैरिज मानी जाएगी और इन सारी चीजों को कोर्ट में साबित भी करना पड़ेगा और साबित तभी कर पाएंगे जब आपके पास गवाह होंगे और वो गवाह जिन्होंने मैरिज को अटेंड किया हो। इस केस में पत्नी ने 4 गवाह पेश किए थे और उन चारों की गवाही में इनकंसिस्टेंसी, कॉन्ट्रडिक्शन था। ये चारों गवाह सही जगह एक ही जगह का नाम बताते हुए एक ही जगह पर गए थे, लेकिन उनकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन था। अगर वो सारी चीजें यहाँ बताते कि
उस शादी में सारे जितने भी रिचुअल्स हैं, जितने भी रिक्विजिट सेरेमनीज हैं और जो भी राइट्स हैं उनको फॉलो किया गया और उस तरीके से शादी हुई है, तब वो सही माने जाएंगे, तभी शादी को वैलिड माना जाएगा। अब यहाँ इसी तरीके से अगर किसी केस में इस चीज को प्रूव करना है तो उसके लिए इन सारी बातों का होना बहुत जरूरी है। इस तीसरे पॉइंट पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो कंडीशन है हाई कोर्ट की, वो ये तीसरा पॉइंट है जिसमें कि इन सारी चीजों को प्रूव करना होगा। शादी को अटेंड करने वाले मेहमानों की गवाही होगी, पंडित की गवाही होगी जिसने शादी कराई है, और हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी हो, जैसे कि कोई सर्टिफिकेट हो, जैसे आर्य समाज मंदिर या इस तरीके के दूसरी संस्थाओं में जो शादी होती है वहां पर सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी चल सकते हैं और साथ में शादी कराने वाले पंडित को भी आप वहां पर बयान दिलवा सकते हैं। और अगर ये सारी चीजें कोर्ट में साबित हो जाती हैं और ये माना जाता है कि एज पर पर्सनल लॉ ये सारी सेरेमनीज को फॉलो किया गया है, तभी वो सेकेंड मैरिज मान ली जाती है, वैलिड सेकेंड मैरिज होती है, जिसको कि अभी पहली जो मैरिज है उसके सबसिस्ट रहते हुए सेकेंड मैरिज प्रूव हो जाती है और उसके आधार पर 494 आईपीसी के तहत बाइगेमी का अपराध प्रूव हो जाता है। लेकिन इस केस में पत्नी अपने गवाहों को तो लाई, लेकिन वो केस को प्रूव नहीं कर पाई। इस केस में हाई कोर्ट ने एक एलिमेंट और बताया, वो एलिमेंट है मियर कोहैबिटेशन, यानी कि एक आदमी और औरत का एक साथ इकट्ठे रहना एज हस्बैंड एंड वाइफ, ये भी प्रूव नहीं करता कि उन दोनों ने बाइगेमी की है। तो केवल एक दूसरे के साथ रहना ये भी प्रूव नहीं करता है कि किसी लड़के ने लड़की ने या आदमी औरत ने साथ रह रहे हैं, लिविंग में रह रहे हैं, लेकिन उनमें हस्बैंड वाइफ की तरीके से रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने बाइगेमी का ऑफेंस किया है या बाइगेमी की है, उन्होंने सेकेंड मैरिज कर ली है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अगर इसी चीज को और बढ़ाएं तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने एक पॉइंट और रखा है, सोशल एक्नॉलेजमेंट एज हस्बैंड एंड वाइफ। तो यहाँ पर अगर जहाँ पर एक लड़का लड़की या आदमी औरत रह रहे हैं, उनके पास पड़ोस से ये पूछा जाए कि क्या ये हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, और उनके हाँ कहने पर भी ये नहीं माना जा सकता कि वो पति पत्नी हैं और उन्होंने सेकेंड मैरिज कर ली है, उन्होंने बाइगेमी कर ली है। यानी कि हाई कोर्ट का यहाँ पर कहना था कि सोशल एक्नॉलेजमेंट के बावजूद ये नहीं माना जा सकता कि उन्होंने बाइगेमी की है, ये सफिशिएंट रीजन नहीं है, यानी कि सेकेंड मैरिज हुई है। यहाँ पर ये एस्टेब्लिश नहीं होता है कि हस्बैंड वाइफ की तरह अगर रह रहे हैं लड़का लड़की या फिर दो स्पाउस, तो सोशल एक्नॉलेजमेंट हो जाने के बाद भी और मियर कोहैबिटेशन के आधार पर ये सफिशिएंट रीजन नहीं माना जा सकता कि उन्होंने बाइगेमी की है, सेकेंड मैरिज की है या कोई ऑफेंस किया है, उनके ऊपर 494 एस्टैब्लिश नहीं होता। इस केस में हो सकता है पति ने सेकेंड मैरिज कर ली थी लेकिन वो सही तरीके से नहीं की गई थी, इसे पति की किस्मत कहें या पत्नी की बदकिस्मती कहें। पति ने सेकेंड मैरिज तो की लेकिन सही ढंग से सेरेमनीज को परफॉर्म नहीं किया गया इसमें, जिसे पति का लक भी कह सकते हैं। और पत्नी ने जो विटनेसेस यहाँ पर कराए उन्हें इन सेरेमनीज का पता भी नहीं था या फिर वो विटनेसेस एक्चुअल नहीं थे, गलत थे। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये जो 4-5 पॉइंट बताए बाइगेमी को प्रूव करने के लिए, इन 4-5 पॉइंट्स को प्रूव करना बहुत जरूरी है। पहली शादी होनी चाहिए, सेकेंड मैरिज होनी चाहिए, पहली मैरिज सबसिस्ट होनी चाहिए, जो एसेंशियल सेरेमनीज हैं, एक्विजिट सेरेमनीज हैं, राइट्स हैं, उन्हें प्रॉपरली फॉलो किया जाना चाहिए, उन सभी को परफॉर्म किया जाना चाहिए, एज पर पर्सनल लॉ होने चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ की तरीके से अगर कोई रह रहे हैं स्पाउसेस तो सेकेंड मैरिज ही मान ली जाएगी, बाइगेमी तब भी प्रूव नहीं होगी। अगर सोशल एक्नॉलेजमेंट है तो भी बाइगेमी प्रूव नहीं होगी। इन सारी चीजों के आधार पर हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के जो जजमेंट को बरकरार रखा और पत्नी की जो पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया। और हाई कोर्ट ने बाइगेमी के प्रूव न होने पर जितने भी एक्यूज्ड पर्सन थे उन सबको
बरी कर दिया, उन्हें केस से एक्विट कर दिया। वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल आपको लीगल नॉलेज देने से है। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि बाइगेमी का जो केस है उसमें कितनी दिक्कतें आती हैं और क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं और किस तरीके से उसको कोर्ट में प्रूव करना होता है। तो ये सारी चीजों में क्या क्या टेक्निकलिटीज हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस जजमेंट के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने इस जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं, इसे सुन सकते हैं और अपने केस में इसके फैक्ट्स के अनुसार उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे।